नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त अशोक मीणा। राजस्थान इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पार्ट नंबर 5 लेकर इससे पहले 4 पार्ट आप तक पहुँच चुके हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि अधिकांश विद्यार्थियों तक पहुँच सके। और यदि आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो आप भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर लें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, ये वस्तुनिष्ठ वाला पार्ट मैंने शुरू किया है और विशेषकर सही कूट वाले प्रश्न आपको सामने दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पर। ये इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग गलतियां बहुत गलतियां करते हैं। एग्ज़ाम हॉल में चले जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद में कई सवाल ऐसे आते हैं जो हमसे आ रहे हैं, लेकिन आने के बावजूद हम ये समझ नहीं पाते कि सवाल कैसे पूछा गया है। तो ऐसे सवालों को हम लोग किस तरीके से हल करें, उसी का जुगाड़ मैंने यहाँ ढूंढा है। दोस्तों, आप सब जानते हैं प्रत्येक चीज़ प्रैक्टिस से ही सही होती है और प्रैक्टिस से ही कमियां दूर होती चली जाती हैं। और आपको प्रैक्टिस के लिए जो सामग्री चाहिए वे हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, इसीलिए मैंने इसी डर से सही कूट वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज चलाई है। 4 पार्ट आप तक पहुंच चुके हैं। 5वां पार्ट का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कि प्रश्न संख्या 31 होगी। और हाँ, एक बात और आपकी जानकारी में ला देता हूँ कि बहुत से बच्चों की समस्या थी, सर राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ कथन हैं और उन कथनों से आजकल एग्जामिनर सवाल पूछता है, तो उनसे संबंधित पार्ट भी आप बना दीजिए। बिल्कुल इस सीरीज में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन सभी कथनों को हम कवर करें, इसके लिए मैंने क्या किया है, जैसे ही आज का ये पार्ट समाप्त होगा तो लास्ट में आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। तीनों प्रश्नों का आधार कथन पर आधारित होगा और आपको तीनों प्रश्नों को लास्ट में देखना है कि तीनों में कथन दे रखे हैं और वे कथन किसके हैं। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और आज नहीं, आपको तभी टाइम मिले, घंटे 2 घंटे 4 घंटे में आप उसका आंसर जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, चाहे वे सही हो या गलत हो। फिर हम लोग देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जिन्होंने तीनों क्वेश्चनों का सही जवाब दे दिया है, तो उसका चिन्हीकरण भी अपन कर लेंगे कि सबसे पहले जवाब किसका आया है, और उसकी चर्चा अपन अगले पार्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें अपन लोग कर लेंगे। तो ये काम भी आप साथ साथ करते रहें। और 3 क्वेश्चन हम लोग लगातार उठाएंगे, 3 कथन हम प्रत्येक पार्ट में लेंगे, तो तब तक ये सीरीज चलेगी। तो मैं समझता हूँ 30-40 कथन आप तक पहुँच जाएंगे और इतने ही कथन होंगे इतिहास में, तो इम्पोर्टेंट कथन आप तक पहुँचा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1, गुर्जर प्रतिहारों को अरबी यात्री सुलेमान व अल मसूदी ने जुर्ज कहा है। बिल्कुल दोस्तों, ये बात सत्य है। पॉइंट नंबर 2, नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की थी। बिल्कुल सही है कि नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी जो मंडोर हुआ करती थी, इन्होंने इनके समय में मंडोर से मेड़ता स्थापित की थी, यानी अपनी राजधानी को मंडोर से कहाँ ले गए, मेड़ता, क्योंकि ये मंडोर से अधिक सुरक्षित समझते थे किसको, मेड़ता को, इसीलिए अपनी राजधानी मंडोर से कहाँ ले गए, मेड़ता। 2 नंबर पॉइंट बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 3, प्रतिहार राजा वत्सराज को कुवल्यमाला नामक ग्रंथ में रणस्तिन कहा गया है। बिल्कुल, प्रतिहार वंश के जो राजा हैं वत्सराज, इनके एक दरबारी कवि होते थे, उनका नाम है उदोतन सूरी। क्या नाम है दोस्तों, उदोतन सूरी। उदोतन सूरी ने एक रचना लिखी, उसका नाम है कुवल्यमाला, और कुवल्यमाला में इनको क्या कहा है, रणस्तिन कहा है। तो पॉइंट नंबर 3 भी सही है। पॉइंट नंबर 4, प्रतिहार राजा वत्सराज के समय त्रिदलीय संघर्ष हुआ जिसमें अंतिम रूप से वत्सराज की विजय हुई थी। दोस्तों, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि अंतिम रूप से हम बात करें यदि 3 दल जो यहाँ त्रिदलीय संघर्ष में थे, उसमें अंत में जाके वत्सराज की विजय नहीं हुई थी। इसे मैं थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर सही है, 4 नंबर गलत है, तो हमारे पास में सही उत्तर आएगा कौन सा, से 1, 2 और 3। 1,
2 और 3। अब आपको थोड़ा मैं त्रिदलीय संघर्ष की बात कर लेता हूं। त्रिदलीय संघर्ष क्या था? देखिए, ये जो त्रिदलीय संघर्ष हुआ ये कन्नौज को लेकर हुआ। किसको लेकर हुआ? कन्नौज को लेकर हुआ। और आपको नाम से ही लग रहा है कि 3 दलों के मध्य होगा। अब 3 दल कौन कौन से? मतलब 3 राजवंश हैं। अगर पहले राजवंश की हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार राजवंश ये रहा। इसके जो राजा हैं उनका नाम वत्सराज है, वत्सराज। दूसरा हम लोग बात करें तो पाल वंश है, पाल वंश। और पाल वंश के जो राजा हैं उनका नाम है धर्मराज, धर्मराज। और तीसरा जो राजवंश है उसका नाम है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट राजवंश। और यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम है ध्रुवराज, ध्रुवराज। ये यहाँ के राजा है। इसका मतलब राजा कितने हो गए? 3 राजा हो गए, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का वत्सराज, पाल वंश का धर्मराज और राष्ट्रकूट का ध्रुवराज। देखिए, पूरी डिटेल तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं पॉइंट बता दूं ताकि ये पॉइंट नंबर 4 आपके समझ में आ जाए। देखो, वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया और अपने आदमी को यहाँ बिठा दिया। फिर क्या हुआ? धर्मराज ने भी कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और उसके आदमी को उठा के अपना आदमी को बिठा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वत्सराज और धर्मराज के बीच में क्या होगा? झगड़ा होगा। तब वत्सराज और धर्मराज के बीच में झगड़ा हुआ तो इसमें विजय हुई वत्सराज की। दोस्तों, विजय किसकी हो गई? वत्सराज की। मतलब ये जीत गया। इसका मतलब आपकी बार विजय हो गई। लेकिन अब पंगा किसने ले लिया? राष्ट्रकूट वंश के ध्रुवराज ने। ध्रुवराज ने क्या किया? वत्सराज पर आक्रमण कर दिया। तो अब वत्सराज हार गया, ये हार गया। और इसमें जो विजय प्राप्त हुई वे किसको हुई? ध्रुवराज को। तो अगर हम तीनों इन परिस्थितियों की बात करें तो तीनों में जब अंत में जाके जो विजय प्राप्त कर रहा है वे कौन कर रहा है? ध्रुवराज। लेकिन ध्रुवराज बाद में यहाँ से भाग जाएगा, आगे इतिहास चलेगा तो आगे चल के इसी राजवंश में, गुर्जर प्रतिहार राजवंश में, एक नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट द्वितीय क्या करेगा कि आगे चल के कन्नौज पर अधिकार स्थापित करेगा। तो नागभट्ट सेकंड के समय बताया जाता है कि ये त्रिदलीय संघर्ष है जो समाप्त होगा। कहने का मतलब, मेरा पॉइंट यही है कि वत्सराज इस संघर्ष में अंत में जाके विजय प्राप्त नहीं कर सका। इसका मतलब पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है? गलत है। आराम समझ में आ गया आपके? क्वेश्चन नंबर 31 हमारा निकल गया। क्वेश्चन नंबर 32 आपको सामने दिखाई दे रहा है। यह कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी फिर से ये गुर्जर प्रतिहार वंश के संबंध में ही ये क्वेश्चन है। नंबर 1, प्रतिहार राजा मिहिरभोज प्रथम को पितृहंता कहा जाता है। दोस्तों, बिल्कुल सही है, कहा जाता है। बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि इन्होंने जो अपना पिता है रामचंद्र, रामचंद्र की क्या की थी? हत्या की। रामचंद्र की हत्या की और खुद राजा बना। यानी रामचंद्र क्या कर दी? हत्या, और खुद राजा बना कौन? मिहिरभोज प्रथम। बिल्कुल बात सही है। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रतिहार राजा महेंद्रपाल प्रथम को कवि राजशेखर ने विद्याशाला भंजिका में रघुकुल तिलक कहा है। ये इनकी पुस्तक है और इस पुस्तक में महेंद्रपाल प्रथम को राजकवि राजशेखर ने इन्हें एक उपाधि दी है और उस उपाधि का नाम क्या है? रघुकुल तिलक है। दोस्तों, ये पॉइंट भी सही है। पॉइंट नंबर 3, प्रतिहार राजा वत्सराज के समय उदोतन सूरी ने कुवल्यमाला व जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ लिखे। बिल्कुल दोस्तों सही है। वत्सराज के दोनों दरबारी कवि थे, उदोतन सूरी भी और जिनसेन सूरी भी। उदोतन सूरी ने कुवल्यमाला लिखा और जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण लिखा। इसका मतलब दोस्तों ये भी सही है, बिल्कुल सही है कि दोनों रचनाएं इन्होंने इन्हीं के समय लिखी। और ये ध्यान रखना, अगर उस जमाने के हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश की बात करें तो उस समय की राजनीतिक
धार्मिक तथा सामाजिक स्थिति का अगर कोई जानकारी मिलती है तो वे जानकारी हमें इन किताबों में मिलती है। ये ध्यान रखना इस चीज़ का। पॉइंट नंबर 4, कन्नौज में प्रतिहारों के स्थान पर घेड़वाल वंश की स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार राजवंश ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि गैडवाल के एक शासक होते थे चंद्रदेव। गैडवाल के एक शासक कौन? चंद्रदेव ने पूर्णतः गुर्जर प्रतिहारों का शासन समाप्त कर दिया। और उस जमाने में, जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, उस स्थिति में गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी जो कन्नौज थी, उस कन्नौज पर चंद्रदेव गैडवाल ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसलिए जो प्रतिहार थे कन्नौज में, उनके स्थान पर गैडवाल वंश की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 भी सही है। अब देखिए यहाँ मुझे देखें 1 2 3 4, तो 4 ऑप्शन सही है, इसका मतलब दे आ गया। लेकिन मुझे यह एक पुस्तक दिखाई दे रही है कोल्यमाला। इस कोल्यमाला के बारे में हमें चर्चा जरूर करनी पड़ेगी। देखिए कैसे करेंगे। ये जो राजस्थान का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ से सवाल बनते हैं। देखिए हमारे पास में यहाँ जालोर है, ये रहा जालोर, और जालोर में जो प्रतिहार शासक हैं उनका नाम क्या है? वत्सराज। जालोर में जो प्रतिहार शासक हैं उनका नाम क्या है? वत्सराज। कहाँ पे? जालोर में, वत्सराज। और वत्सराज के जो दरबारी कवि हैं उनका नाम है उदोतन सूरी। उदोतन सूरी ने एक रचना लिखी, एक किताब लिखी जालोर में, उसका नाम है कोल्यमाला। यदि हम लोग कोल्यमाला का समय जानना चाहें तो एक तो ईस्वी में है, तो 778 ईस्वी, 778 ईस्वी। यदि आप लोग इसको विक्रम संवत में बदलना चाहते हो तो 57 प्लस कर देंगे, तो विक्रम संवत 835 ईस्वी आ जाएगी। यानी जालोर के शासक वत्सराज के समय उदोतन सूरी ने जालोर में एक कोल्यमाला नामक एक रचना लिखी 778 ईस्वी में, विक्रम संवत 835 में। अब हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी भाषा का यदि हमें कोई प्राचीनतम रूप मिला है तो वे प्राचीनतम रूप क्या मिलता है? मरुभाषा। यानी प्राचीनतम रूप क्या है? मरुभाषा। मरुभाषा का यदि हमें सबसे पहले कहीं जिक्र मिला है तो वे किस में मिला है? कोल्यमाला में। इसलिए ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल बन सकता है कि मरुभाषा का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में मिला है? कोल्यमाला में। और कब मिला है? आपके सामने सन भी लिखा हुआ है, विक्रम संवत भी लिखा हुआ है, और राजा वत्सराज के दरबारी कवि उदोतन सूरी ने इस पुस्तक को लिखी। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान रखना, चारों के चारों पॉइंट सही है। गुर्जर प्रतिहार से मैंने केवल 2 ही सवाल लिए थे, क्योंकि छोटा राजवंश है। और अब हम जाएंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश। मारवाड़ के राठौड़ वंश की हम बात करें, क्योंकि राठौड़ वंश आप 3 जगह पढ़ेंगे। एक जोधपुर के राठौड़ यानी मारवाड़ के राठौड़, एक बीकानेर के राठौड़, और एक किशनगढ़ के राठौड़। बीकानेर के राठौड़ और किशनगढ़ के राठौड़ यहीं से निकले हैं। देखिए राठौड़ वंश के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और पॉइंट नंबर 1 की हम लोग बात करें तो पॉइंट नंबर 1 कह रहा है राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह कन्नौज के जयचंद गैडवाल का वंशज था। कहाँ के? कन्नौज के जयचंद गैडवाल के वंशज था। बिल्कुल सही है मेरे मित्रों। अभी मैं आपको विस्तार चर्चा करूंगा, एक बार हम लोग इसको क्वेश्चन हल कर लेते हैं। 1 नंबर सही है। 2 नंबर की हम लोग बात करें, राव सिंह ने मुस्लिम शासक फिरोज शाह द्वितीय नसीरुद्दीन मोहम्मद से लाखा झवर का युद्ध किया था। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यानी 1 नंबर और 2 नंबर हम पॉइंट की बात करें तो बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें, राठौड़ शासक राव रणमल को सामंत प्रथा का जनक कहते हैं।
दोस्तों ये गलत है, 3 नंबर गलत है, क्योंकि सामंत प्रथा का जो जनक कहते हैं हम, रणमल को नहीं कहते, राव चुंडा को कहते हैं। यानी इनके पिता राव चुंडा को कहते हैं, इसलिए रणमल के स्थान पे क्या आना चाहिए, चुंडा आना चाहिए, या राव चूड़ा आना चाहिए, इसलिए पॉइंट नंबर 3 गलत है। फिर लिखा है पॉइंट नंबर 4, राठौड़ शासक राव चूड़ा का शासनकाल, यानी इसी चूड़ा की बात कर रहा हूं, चुंडा कह दीजिए या चूड़ा कह दीजिए, राठौड़ शासक राव चूड़ा का शासनकाल 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक रहा है। देखिए दोस्तों, आज का स्टूडेंट रटने पे ज़्यादा ध्यान देता है और कुछ बातें ऐसी हैं रटनी पड़ती हैं, लेकिन ध्यान रखना, आप अगर रट रहे हो तो राजाओं का शासनकाल भी जरूर रट लेना, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि अगर कुछ राजाओं को हम छोड़ दें तो स्टूडेंट की एक सबसे कमज़ोर कड़ी है, वे कमज़ोर कड़ी इनका शासनकाल भी है। तो आप ये ध्यान रखें कि शासनकाल जरूर याद रखें आप लोग। हालांकि एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा जिसमें आपको सभी राजवंशों के शासनकाल और पिता पुत्र का संबंध में याद करवा दूं। ये पॉइंट नंबर 4 गलत है दोस्तों। अब आप कहेंगे सर गलत क्यों है, क्योंकि आपकी जानकारी में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि शासनकाल आपसे नहीं आता। ध्यान रखना 1382 है, इनकी जगह क्या आना चाहिए 1384, यानी राव चूड़ा का शासनकाल 1382 ईस्वी से 1384 ईस्वी तक रहा है। बताइए कोई समस्या? 1 नंबर 2 नंबर सही है और 3 और 4 गलत है। अब मैं आपको इनकी कहानी समझाता हूं, इनकी कहानी क्या बनेगी। देखिए कहानी जो इनकी बन रही है उसकी मैं बात करता हूं आपसे, कि हम बात कर रहे हैं नंबर 1 कन्नौज की। कन्नौज ये हमारे पास कन्नौज है उत्तर प्रदेश में, और कन्नौज के एक शासक हैं जयचंद गेडवाल। जयचंद गेडवाल आप सब जानते हो इसको, संयोगिता के बाप थे। जयचंद गेडवाल के एक पुत्र हुए और उनका नाम था हरिश्चंद्र। यानी जयचंद गेडवाल के पुत्र कौन है? हरिश्चंद्र। ये रहे हमारे पास में हरिश्चंद्र। क्लियर हुआ? और हरिश्चंद्र के पुत्र थे, उनका नाम क्या था? सेतराम। क्लियर? और सेतराम के पुत्र हैं, उनका नाम है राव सिया। राव सिया। राव सिया। देखिए कन्नौज के कौन है? जयचंद गेडवाल। जयचंद गेडवाल के पुत्र कौन हो गए? हरिश्चंद्र। क्लियर हुआ? और पौत्र कौन हो गए? सेतराम। और पड़पौत्र कौन हो गए? पड़पौत्र की हम बात करें तो राव सिया। एकदम क्लियर कि राव सिया जो राठौड़ वंश की स्थापना करेगा, वे कन्नौज के शासक जयचंद गेडवाल के वंशज थे। वंशज ही नहीं, हमने तो यहां तक पढ़ लिया कि पुत्र नहीं था, पौत्र नहीं था, पड़पौत्र था। कौन? राव सिया। और आप सब जानते हो कि राव सिया ही 1273 ईस्वी में 1273 ईस्वी में राठौड़ वंश की स्थापना करेंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो स्थापना करेंगे इसके लिए एक स्थान था जो पाली के पास में पड़ता था, खेड़। खेड़ में राव सिया ने राठौड़ वंश की स्थापना की, इसलिए जो राठौड़ हैं उनके संस्थापक किसे कहा जाता है? राव सिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राव सिया को कहा जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। 1 नंबर पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया कि ये सही है। राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिया कन्नौज के जयचंद गेडवाल के वंशज थे। पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें। पॉइंट नंबर 2 में कोई विशेष नहीं है, इतना ध्यान रखें कि राव सिया ने मुस्लिम शासक फिरोज शाह द्वितीय या नसीरुद्दीन महमूद से युद्ध किया था, और इस युद्ध में 1 लाख स्त्री पुरुष मारे गए या घायल हो गए थे। इस कारण से इस युद्ध को लाखा झंवर का युद्ध कहते हैं। क्लियर? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 आपको समझना पड़ेगा। देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या कहेगा, उसे बहुत विस्तार समझे आप लोग। आप सब इस बात को जानते हो। पॉइंट नंबर 3 की हम लोग बात करें तो हमारे पास में मारवाड़ है, ये रहा मारवाड़, और मारवाड़ का एक शासक है, उनका नाम है राव चूड़ा। क्लियर? और राव चूड़ा का जो शासनकाल रहा है वे 1384 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक रहा है। ये यहाँ के शासक है। अब ये जो हम बात करें, ये रहा
ये राजस्थान का जो मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, देखिए पश्चिम भाग की हम बात करें तो हमारे पास में मंडोर आता है। दोस्तों क्या आता है? मंडोर। यहाँ प्रतिहारों की एक शाखा होती थी इंदा। इंदा शाखा के प्रतिहार इस समय यहाँ राज्य करते थे। क्लियर? इनकी सत्ता बिल्कुल एकदम कमजोर हो चुकी थी और इनके राज्य पे हम बात करें मांडू, हम बात करें मांडू, मांडू है, मांडू के सूबेदार ने मंडोर पर अधिकार कर रखा था, ऐसा माना जाता है। तो गुर्जर प्रतिहारों ने सोचा भाई हमारी सत्ता बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, तो इन्होंने क्या किया, एक हल निकाला। समस्या का हल ये निकला कि इंदा प्रतिहार हैं, इनके एक पुत्री थी, एक बेटी थी। अगर हम उसकी बात करें किसकी बेटी थी, तो उगमसी की तो पोती थी और गांगदेव की पुत्री थी, यानी गांगदेव, गांगदेव, गांगदेव की पुत्री थी और उसका नाम था लीला दे। दोस्तों क्या नाम था? लीला दे। और इन्होंने क्या किया, जो लीला दे है, लीला दे का विवाह, यानी लीला दे का विवाह, इस लीला दे का विवाह किसे कर दिया? राव चूड़ा से। क्लियर? और राव चूड़ा से लीला दे का विवाह किया तो ये मंडोर है, मंडोर इनको दहेज में दे दिया। मंडोर किस में दे दिया? दहेज में। अब जैसे ही मंडोर दहेज में मिला तो राव चूड़ा ने क्या किया, किसने मंडोर दुर्ग को मांडू के सूबेदार से जीतकर अपनी राजधानी बना लिया। अब आपके एक विचार आ रहा होगा कि सर ये प्रतिहार फिर कहाँ चले गए, ये प्रतिहार कहाँ चले गए? दोस्तों ये जो प्रतिहार थे, ये प्रतिहार राजा तो रहे नहीं, राजा तो रहे नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना राज्य दहेज में दे दिया। अब ये प्रतिहार क्या बन गए? सामंत बन गए। सामंत यानी ये किसके अधीन हो गए? मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के अधीन हो गए और ये छोटे छोटे इलाकों में क्या बन गए? सामंत बन गए। तो दोस्तों ये सामंत प्रथा का जो जन्मदाता है, सबसे पहले सामंत प्रथा शुरू की, तो सामंत प्रथा के जन्मदाता वे कौन है? राव चूड़ा है। ध्यान रखना, आगे जाके सामंत प्रथा है, ये सामंत प्रथा राव जोधा के समय आगे बहुत बड़े स्तर पर विकसित होगी। लेकिन इस समय गुर्जर प्रतिहारों को सबसे पहले जो सामंत बना रहे हैं वे कौन बना रहे? राव चूड़ा। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गए होगा। अब आप चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें, गलत है, क्योंकि राव रणमल नहीं है, इनके पिता राव चूड़ा था। पॉइंट नंबर 4 की हम बात करें, 1382 नहीं आएगा, 1384 ईस्वी इनका शासनकाल शुरू होगा और 1421 ईस्वी तक चलेगा। तो दोस्तों ये पॉइंट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ। आगे हम लोग चलें, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। पॉइंट नंबर 1 की हम लोग बात करें। पॉइंट नंबर 1, राव चूड़ा ने अपने बड़े पुत्र रणमल को मारवाड़ में जोजावर की जागीर दी थी। दोस्तों यदि आपकी जानकारी में हो तो बिल्कुल ये पॉइंट सही है, चर्चा करूंगा मैं भी आपसे। पॉइंट नंबर 2, हंसाबाई की मध्यस्थता से राव जोधा व महाराणा कुंभा के मध्य 1457 ईस्वी में मेवाड़ मारवाड़ संधि हुई थी, जिसे इतिहास में आवल बावल की संधि कहते हैं। दोस्तों मैंने तब आपको मेवाड़ का इतिहास के क्वेश्चन हल करवाए, तब मैंने बहुत अच्छी तरीके से आवल बावल की संधि को समझाया है। तो यहाँ से यही लग रहा है हमें कि ये क्वेश्चन भी यानी पॉइंट भी सही है। पॉइंट नंबर 3, राव जोधा ने निर्जला एकादशी के दिन संवत 1514 ईस्वी में विक्रम संवत 1514 में जोधपुर नगर की नींव रखी। देखिए यहाँ मैंने जानबूझ के सवाल को घुमाने का प्रयास किया है। आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना कि मैंने यहाँ सन नहीं पूछा है, मैंने संवत पूछा है और सन को संवत में कन्वर्ट करना आपसे आना चाहिए, बदलना आपसे आना चाहिए। और आप कैसे बदलेंगे? देखिए कि हमारे पास में 1459 ईस्वी की हम बात करें, 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया, बिल्कुल सही है। और यदि हम इसमें संवत बनाएंगे 57 प्लस करेंगे
और 57 हम प्लस करेंगे तो विक्रम संवत बनेगा 1516। तो 1516 में, विक्रम संवत 1516 में जोधपुर नगर की नींव रखी गई थी, जबकि यहाँ क्या दे रखा है 1514, बिल्कुल गलत है। और ध्यान रखना ये जो निर्जला एकादशी है दोस्तों, क्या निर्जला एकादशी, ये निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ का महीना आता है, जेठ का महीना, ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी आती है और इसी दिन स्थापना हुई थी। ध्यान रखना निर्जला एकादशी को जोधपुर नगर का स्थापना दिवस मनाते हैं और अक्षय तृतीया आखा तीज को बीकानेर नगर का स्थापना दिवस मनाते हैं। और ये निर्जला एकादशी कब आती है, ये पिछली बार पटवार प्री का सवाल भी रहा है। तो ध्यान रखना कि यहाँ जो ये शब्द मैंने दे रखा है ये नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1516। एकदम क्लियर। देखिए पॉइंट नंबर 4, राव जोधा ने रानी चंपाबाई के पुत्र दूधा राठौड़ को मेड़ता की जागीर दी थी। दोस्तों बिल्कुल सही है, ये जो हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4 की, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। हमारा जो राइट उत्तर बनेगा, हमारा जो सही उत्तर बनेगा, वो उत्तर क्या बनेगा स, क्योंकि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। एकदम क्लियर। बताइए कोई समस्या। अब देखिए ये जो 1 नंबर पॉइंट है, इसकी कहानी मैं आपको समझा देता हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझना। इनकी जो कहानी बनेगी वे कहानी ये बनेगी कि हमारे पास में ये राव चूड़ा है, राव चूड़ा, ये रहा। क्लियर। ये जो राव चूड़ा है इनके एक पुत्र हैं, ये रे, उनका नाम है राव कान्हा, ये रहा। और दूसरे पुत्र हैं इनके रणमल। और आपको मैंने मेवाड़ के इतिहास में बताया है रणमल की जो बहन है उनका नाम क्या है हंसाबाई। दोस्तों क्या नाम है हंसाबाई, जिसका विवाह लाखा से होगा। क्लियर, समझ में आ गया कि राव चूड़ा का एक पुत्र कौन है, राव कान्हा या कान्हा। राव कान्हा छोटा था, उसके बावजूद इन्हें क्या बनाया, उत्तराधिकारी बनाया। यानी उत्तराधिकारी जो बनेगा वे कौन बनेगा, राव कान्हा बनेगा। और ध्यान रखना इनका जो शासनकाल रहेगा वे 1423 ईस्वी से 1427 ईस्वी तक रहेगा। रणमल बड़ा था, रणमल बड़ा था, लेकिन रणमल को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। तो इन्होंने क्या किया, जो रणमल है, रणमल को जोजावर की जागीर दी थी। दोस्तों क्या दी थी, जोजावर की जागीर दी थी। और ये जोजावर की जागीर से संतुष्ट नहीं था, जोजावर की जागीर से संतुष्ट नहीं था। और ये जो जोजावर है, जोजावर इनको दिया गया, ये बात सही है, और इससे संतुष्ट नहीं था। तो ये मेवाड़ में गया और मेवाड़ में जाके वहाँ लाखा के पास गया, लाखा के पास गया। और आप सब जानते हो आगे फिर हंसाबाई की घटना, जो हंसाबाई का विवाह होगा, आगे क्या किया था रणमल ने, भी हम लोग पहले मेवाड़ के इतिहास में चर्चा कर चुके हैं। 2 नंबर पॉइंट बहुत विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। 3 नंबर पॉइंट ध्यान रखना, संवत में बात की है, सन में बात नहीं की है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4 की मैं बात करूं, आपको राव जोधा की यहाँ 3 रानियों की बात कर रहा हूं मैं। ये रहे हमारे राव जोधा, राव जोधा, ये रहे दोस्तों राव जोधा की 3 रानियों की हम बात कर रहे हैं। एक रानी जिसकी हम बात करेंगे वे है जासम दे, जासम दे। दूसरी है नौरंग दे, और तीसरी है जो अभी आपके सामने दिखाई दिया चंपाबाई। दोस्तों 3 रानियां हो गई, रानियां और भी हैं लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जासम दे की हम बात करें, जासम दे के गर्भ से राव सातल देव का जन्म हुआ था। इनके गर्भ से किसका जन्म हुआ, राव सातल देव का, ये रहा। और नौरंग दे के गर्भ से राव बीका, राव बीका। और चंपाबाई के गर्भ से राव दूधा, राव दूधा। और राव दूधा की तो पोती राव मीरा थी। तो ध्यान रखना
ये जो मीराबाई है, मीराबाई के दादा का नाम राव दूधा, यानी मीरा का दादा था तो राव दूधा था, और दूधा के पिता कौन है? राव जोधा। तो मीराबाई के परदादा हुआ करते थे, परदादा, उनका नाम क्या था? राव जोधा। क्लियर हुआ? तो जासमदेव का पुत्र राव सातलदेव जो कि गद्दी पर बैठेगा मारवाड़ में, नौरंगदेव का पुत्र राव बीका जो कि बीकानेर नगर और जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखेगा, और राव दूधा जो कि मृणता को संभालेगा। एकदम क्लियर? चलिए आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्लियर हुआ। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, एक नंबर पॉइंट, 1492 ईस्वी में राव सातलदेव और अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के मध्य कोसाना का युद्ध हुआ। देखिए दोस्तों, आप इस बात को सब जानते हैं कि राव सातलदेव और अजमेर के सूबेदार मल्लू खां, कौन? अजमेर के सूबेदार मल्लू खां, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध के बीच में घुड़ला खां आएगा। ऐसी कहानी आप लोग पढ़ते हो, लेकिन ये ध्यान रखना दोस्तों, आपको ये युद्ध भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये युद्ध का नाम क्या था? तो युद्ध का नाम क्या था? कोसाना का युद्ध। तो एक नंबर पॉइंट बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 2, सूबेदार मल्लू खां के सेनापति घुड़ला खां का वध करके उसके सिर को गांव में घुमाया गया था। इनकी याद में चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, कौन नहीं जानता? 2 नंबर पॉइंट को सब जानते हैं कि अजमेर के सूबेदार हैं, उनका नाम क्या है? मल्लू खां। मल्लू खां के एक सेनापति थे घुड़ला खां। इन्होंने आक्रमण किया और गणगौर वहां 140 कुंवारी कन्याओं का अपहरण करके घुड़ला खां ले जाएगा। पीछे से इसको पकड़ा जाएगा, घुड़ला खां का सिर काट के पूरे गांव में घुमाया जाएगा। कुंवारी कन्या एक वहां नृत्य करेंगे, जिस नृत्य को आज भी घुड़ला नृत्य कहते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। ये पटवार मेंस का सवाल था। और ध्यान रखना दोस्तों, एक होता है घोड़ला और एक होता है घुड़ला। तो ध्यान रखना, यहाँ घुड़ला है और यहाँ घोड़ला है। अगर घोड़ला पूछे तो ये तेजाजी का पुजारी है। तो दोस्तों 2 नंबर पॉइंट बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें, राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता राजा कहा जाता है। 1 नंबर पॉइंट सही था, 2 नंबर पॉइंट सही, 3 नंबर, राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता राजा कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये सही बात है, क्योंकि राव मालदेव अपने पिता राव गंगा की हत्या करके मारवाड़ की गद्दी पर बैठा, इसलिए मारवाड़ का पितृहंता राजा कौन कहलाएगा? राव मालदेव। एक पितृहंता राजा और आएगा आगे, इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 3 भी सही है। पॉइंट नंबर 3 भी सही है। पॉइंट नंबर हम 4 की बात करें, राव मालदेव ने हीराबाड़ी के युद्ध में नागौर के स्वामी दौलत खां को पराजित किया था। बिल्कुल दोस्तों सही है कि राव मालदेव है, इसने हीराबाड़ी का युद्ध, ये ध्यान रखना, हीराबाड़ी का युद्ध होगा, ये युद्ध जोधपुर में होगा दोस्तों। कहाँ होगा? जोधपुर में। बिल्कुल बात सही है कि राव मालदेव ने लगभग, हम बात करें तो ये समय आएगा 1533 ईस्वी के आसपास है। ध्यान रखना, 1533 ईस्वी के आसपास हीराबाड़ी का युद्ध होगा। और हीराबाड़ी का जो मैदान है दोस्तों कहाँ है? जोधपुर में है। और इसमें राव मालदेव ने हीराबाड़ी के युद्ध में नागौर के स्वामी दौलत खां को पराजित किया था। दोस्तों ये पॉइंट भी सही है। तो हमारे पास क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो 35 नंबर क्वेश्चन एकदम क्लियर, चारों पॉइंट सही हैं। आपको विशेषकर ध्यान रखना है, विशेषकर 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 कोसाना का युद्ध क्या था, और नंबर 2 हीराबाड़ी का युद्ध, और हीराबाड़ी कहां पड़ता है? जोधपुर में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 36। अगर हम लोग 36 की बात करें तो देखो क्या कहानी बनेगी। नंबर 1, राव मालदेव ने भाद्राजूण के स्वामी वीरा को पराजित करके अपने पुत्र रतन सिंह को वहां का अधिकारी नियुक्त किया था। बिल्कुल ये पॉइंट सही है, 1 नंबर पॉइंट सही है। 2 नंबर हम पॉइंट की बात करें, राव मालदेव ने बीकानेर के शासक कल्याणमल को साहेबा के युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों ये गलत है, गलत
क्यों है? देखिए कि बिल्कुल ये साहेबा का युद्ध हुआ। साहेबा का युद्ध या इसे पाहेबा का युद्ध भी बोलते हैं। ये युद्ध जरूर हुआ था और युद्ध हुआ 1542 में। दोस्तों कई जगह 41 में मिलेगा, हम लोग पहले 41 ही पढ़ाते थे, लेकिन एक्चुअल में अब पता लगा कि 1542 में हुआ था। तो 1542 में ये युद्ध होगा, ये बात सही है। मारवाड़ के ये जो राव मालदेव हैं, ये राव मालदेव अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और इनकी एक नीति थी कि राजपूताना राज्य पर एक छत्र राज्य करना है मुझे। इसलिए 1542 ईस्वी में अपने जो बीकानेर है, बीकानेर यहीं से निकले हैं, बीकानेर में इनके कुटुंबी भाई थे, यानी इनके ही कुटुंब के थे। लेकिन दोस्तों कल्याणमल नहीं थे, कल्याणमल नहीं थे। कल्याणमल के जो पिता हैं राव जेतसी, राव जेतसी को इन्होंने पराजित किया था। किसको पराजित किया? राव जेतसी। राव जेतसी तब यहाँ पराजित होंगे तो मारवाड़ के मालदेव का यहाँ अधिकार हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? मैं इसको और समझाऊंगा आपको थोड़ा आगे चलने के बाद। देखिए गलत हुआ। पॉइंट नंबर 3, मुस्लिम इतिहासकार बदायूनी ने मालदेव को महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। दोस्तों कौन किसको क्या कह रहा है, इस पे बराबर ध्यान रखें आप लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 36 है, इसका पॉइंट नंबर जो 3 है दोस्तों, बिल्कुल ये भी सही है कि मुस्लिम इतिहासकार बदायूनी ने मालदेव को महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। पॉइंट नंबर 4, राव मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य, राव मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य 5 जनवरी 1544 ईस्वी को गिरिसुमेल का युद्ध हुआ, जिसमें मालदेव पराजित हुआ। दोस्तों बिल्कुल सही है और ध्यान रखना मैंने यहाँ पे जानबूझ के तारीख डाली हुई है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड जो होता था आपका, उन्होंने एक एग्जाम लिया था महिला सुपरवाइजर का एग्जाम 2015, उसमें इसने गिरिसुमेल का युद्ध कब हुआ ये पूछा गया था। और उसने क्या किया, 1544 स्टूडेंट याद करता था, हम लोग टीचर भी याद करवाते थे, किंतु उसने तारीख पूछी, महीने दे दे के पूछे और महीनों में हम लोग कंफ्यूज हो गए कि सर मार्च में हुआ, अप्रैल में हुआ, जनवरी में, हमें पता नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपसे तिथि पूछी जा सकती है, तो कितनी जनवरी है? 5 जनवरी, ये ध्यान रखें आप लोग। तो हमने यहाँ बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 गलत है, 2 गलत है, इसका मतलब राइट आंसर क्या बनेगा? से। अब मैं आपको ये कह रहा था कि 1 नंबर इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। 2 नंबर राव मालदेव ने बीकानेर के शासक कल्याणमल को, अब मैं समझाता हूं ये कहानी क्या है। देखिए ये जो आपका मारवाड़ है, ये रहा मारवाड़, और मारवाड़ से ही बीकानेर निकला था, राव बीकानेर। मारवाड़ के शासक हैं कौन? राव मालदेव। कौन है? राव मालदेव। और बीकानेर है, बीकानेर के जो राजा हैं उनका नाम है राव जेतसी। दोस्तों क्या नाम है? राव जेतसी। राव मालदेव ने अपने जो सेनापति हैं कुंपा के नेतृत्व में सेना भेजी तो इन दोनों पक्षों के बीच में युद्ध हुआ। वे युद्ध हुआ 1542 ईस्वी में। कब हुआ? 1542 ईस्वी में, जिसे साहेबा या पाहेबा का युद्ध कहते हैं। साहेबा या पाहेबा का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में राव जेतसी मर गया। क्लियर, समझ में आ गया? राव जेतसी हार गया। अपन ने क्या दे रखा है? कल्याणमल। ध्यान रखना, कल्याणमल है इनके पुत्र हैं, कल्याणमल हैं, ये कल्याणमल राव जेतसी के पुत्र हैं। यानी राव जेतसी मर गया। अब क्या होगा? ये कल्याणमल शेर शाह सूरी की शरण में जाएगा। किसकी शरण में जाएगा? शेर शाह सूरी की शरण में जाएगा। कौन? कल्याणमल। और आप सब जानते हो शेर शाह सूरी 1544 ईस्वी में, अभी मैंने नीचे लिखा है पॉइंट नंबर 4, 1544 ईस्वी में गिरिसुमेल के युद्ध में राव मालदेव पराजित हो जाता है और शेर शाह सूरी जीत जाता है। तो 1544 ईस्वी में कल्याणमल को, किसको? कल्याणमल को वापिस क्या मिल जाता है? बीकानेर मिल जाता है। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, ये जो हम बात करें 1542 ईस्वी में पाहेबा का युद्ध हुआ
और 1544 ईस्वी में ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ। 1542 में बीकानेर का राजा मर गया, कौन? राव जैत सिंह। तो 1542 में मालदेव का अधिकार हो गया बीकानेर में, और बीकानेर के राजा जो मरा है उनका पुत्र कौन है? कल्याणमल। कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास जाएगा और शेरशाह सूरी मालदेव को पराजित करेगा। तो ध्यान रखना 1542 ईस्वी से 1544 ईस्वी तक बीकानेर पर जो अधिकार रहेगा, बीकानेर पर अधिकार किसका रहेगा? मालदेव का। और 1544 ईस्वी में कल्याणमल बीकानेर का राजा बनेगा। तो एकदम क्लियर हो गया वो मेरे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था एकदम क्लियर हुआ, और 2 नंबर पॉइंट था उसको बहुत विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा है। पॉइंट नंबर 4 की हम लोग बात कर लें। पॉइंट नंबर 4 की हम बात करें दोस्तों, 4 में कई बार सवाल पूछता है कि ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ 5 जनवरी को हुआ, ये तो ध्यान रखना है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि शेरशाह सूरी इस युद्ध में जीतने वाला था, लेकिन इसने शेरशाह सूरी इस युद्ध में हार जाता, लेकिन इसने कूटनीति से चाल चली, और मालदेव के जो वीर सेनापति हैं, उनका नाम है जेता और कुंपा पे कूटनीति से चाल चल के आरोप लगाया। मालदेव दुश्मन के चालाकी को नहीं पहचान सका और मालदेव यहाँ से निकल गया, और जेता और कुंपा ने बहुत कम सेना के साथ युद्ध लड़ा। बहुत कम सेना के साथ में क्या लड़ा? युद्ध लड़ा। बहुत कम सेना के साथ युद्ध लड़ा, और फिर भी जीतने के चांस रहे जेता और कुंपा के। बताया जाता है कि बाद में पासा बदल गया और शेरशाह सूरी यहाँ जीत गए। और शेरशाह सूरी का यहाँ एक कथन रहा है, आप सब जानते हो, एक बाजरे से संबंधित रहा है। क्या कहा है उसे सुन लीजिए, कई बार एग्जामिनर पूछता है उक्त कथन किसका है। बात यह है, फिर दूसरी तरफ समझ लें आप लोग, कि बिल्कुल हार रहे थे, लेकिन शेरशाह सूरी खुद बताते हैं नमाज पढ़ने लग गया और खुदा से युद्ध विजय की दुहाई मांगने लगा जिससे उसकी सेना को नैतिक बल मिला। और बाद में ये कहा कि खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतेह हासिल हो गई, वरना एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये बात किसकी है? शेरशाह सूरी की है। और ध्यान रखना, जेता और कुंपा की वीरता के संबंध में शेरशाह सूरी ने एक बात और कही थी कि काश जेता और कुंपा जैसे वीर सेनापति मेरे पास होते तो मैं हिंदुस्तान पर एक छत्र राज्य करता। ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। अब 2 पॉइंट मैं आपको नए बताऊंगा, उससे आप लोग ध्यान रखें। नए पॉइंट ये है मित्रों, देखिए ये आपको ध्यान रखें कि शेरशाह सूरी, हम इस परिस्थिति में बात कर रहे हैं, शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया जोधपुर पे, मालदेव हार गया, मरा नहीं हारा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विजय के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर का अधिकारी किसको बनाया? ध्यान रखना, खवास खां को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। और दोस्तों मैं अभी आपसे बात कर रहा ग्रीष्ममेल के युद्ध की, इसमें आप ध्यान रखने ग्रीष्ममेल का युद्ध कब हुआ? 5 जनवरी 1544 ईस्वी को हुआ। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरीके ध्यान रखें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 की जो पुस्तक है, कक्षा 12 की पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि ये युद्ध कब हुआ? 5 जून को हुआ। तो ये थोड़ा आप लोग देख लें कि आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है। 5 जनवरी जो कि हम लोग अमूमन पढ़ते हैं मार्केट किताबों में और चलन में यही चल रहा है, कक्षा 12 की पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, तो उसमें क्या लिख रखा है? 5 जून। तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करें, मारवाड़ रानी उम्मादे के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, उम्मादे जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री थी, जिसका विवाह 1536 ईस्वी में राव मालदेव के साथ हुआ था। बिल्कुल दोस्तों ये बात सही है। पॉइंट नंबर 2, उम्मादे अपने पति मालदेव से रूठकर चली गई थी, इसलिए इसे रूठी रानी भी कहते हैं। कौन नहीं जानता, आप सब जानते हैं इसको। पॉइंट नंबर 3, उम्मादे ने अजमेर में स्थित
तारागढ़ दुर्ग को अपना आश्रय स्थल बनाया। बिल्कुल राइट, ये भी सही है। पॉइंट नंबर 4, जो कि हो सकता है आपके लिए नया हो, उम्मादेह के पिता ने मालदेव को मरवाने का एक असफल षड्यंत्र रचा था, जिसकी सूचना उम्मादेह की मां ने पुरोहित राघवदेव के हाथ मालदेव को भिजवाई थी। ये भी दोस्तों सही है, और चारों पॉइंट सही हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, द। अब रही कहानी क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, हम बात कर रहे हैं, ये मारवाड़ है, मारवाड़, और ये हमारे पास जैसलमेर है। जैसलमेर, जैसलमेर के राजा हैं, उनका नाम है दोस्तों रावल लूणकरण। लूणकरण, और रावल लूणकरण की जो पुत्री है उसका नाम है उम्मादेह। क्या नाम है दोस्तों, उम्मादेह। अब क्या हुआ, उम्मादेह का जो विवाह होगा जो मारवाड़ के राव मालदेव के साथ होगा। कब, 1536 ईस्वी में। 1536 ईस्वी में ये हो गया विवाह। एकदम समझ में आ गया कि जो उम्मादेह हैं वे जैसलमेर के जो राजा हैं रावल लूणकरण, रावल लूणकरण की बेटी है, और राव मालदेव की क्या है, पुत्री है, सॉरी राव मालदेव की पत्नी है। अब आप सब जानते हो इस चीज़ को कि राव मालदेव, ऐसा मानते हैं कि राव मालदेव जो समय अपनी रानी उम्मादेह के पास बिताना था, वेगदासी भारमली के साथ बिताया। और इसी बात को जगदीश सिंह गहलोत भी लिखते हैं कि विवाह की रात्रि को मालदेव अपनी पत्नी उम्मादेह के पास न जाकर उसकी एक दासी भारमली पर आसक्त हो गया। इस बात का पता जब उम्मादेह को चला तो वे मालदेव से घृणा करने लगी। इस बात का पता राव मालदेव के ससुराल रावल लूणकरण को लगा, ससुर जी रावल लूणकरण लगा, तो रावल लूणकरण ने एक षड्यंत्र रचा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है मालदेव ने, अब मुझे मालदेव को मरवाना चाहिए। तो ध्यान रखना, ये जो उम्मादेह की माँ है यानी मालदेव की सास रावल लूणकरण की पत्नी को पता लगेगा कि इस तरीके से रावल लूणकरण दामाद को मरवाना चाहते हैं, तो उन्होंने एक सूचना पुरोहित राघवदेव के हाथ भिजवाई थी मालदेव के पास कि सावधान हो जाइए, इस तरीके से आपको मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो दोस्तों ये पॉइंट नंबर 4 कह रहा है। और फिर आप सब जानते हो कि उम्मादेह को रूठी रानी कहते हैं, यहाँ से रूठ के चले गई थी, और जो तारागढ़ है अजमेर का, वहाँ अपना जीवन व्यतीत करेगी। बाद में जाके तारागढ़ अजमेर को भी छोड़ देगी, और एक स्थान पड़ता है कोसाना और गुरुंज, कोसाना और गुरुंज में अपना जीवन व्यतीत करेगी। तो ये आप लोग ध्यान रखें। तो चारों पॉइंट सही हैं दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ गया। पहला पॉइंट सही, दूसरा पॉइंट सही, तीसरा पॉइंट सही, चौथा पॉइंट सही, और चारों पॉइंट मारवाड़ की रानी उम्मादेह से संबंधित हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 38 की हम लोग बात करें तो देखिए, नंबर 1 पॉइंट ये कह रहा है कि राव चंद्रसेन, कौन, राव चंद्रसेन ने 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को मारवाड़ की गद्दी संभाली थी। बिल्कुल, ये क्वेश्चन सही है। 2 नंबर पॉइंट, राव चंद्रसेन ने अपने भाई उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में पराजित किया था। लोहावट के युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों ये पॉइंट भी सही है। पॉइंट नंबर 3, राव चंद्रसेन ने नागौर दरबार में मारवाड़ की ओर से अपने भाई मोटा राजा उदय सिंह और राम को शामिल होने के लिए भेजा था। दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये जो पॉइंट है आगे कह रहा है राम को शामिल होने के लिए भेजा था, नहीं, बिल्कुल नहीं भेजा था, बिल्कुल नहीं भेजा था, क्योंकि आप जानते हो कि मोटा राजा उदय सिंह और राव चंद्रसेन से नाराज थे। क्यों नाराज थे? कि जो मालदेव है, ये मालदेव का जो पुत्र हैं बड़े राम, दूसरा उदय सिंह बहुत मोटे थे, इसलिए अकबर ने उपाधि दी मोटा राजा उदय सिंह, और तीसरे पुत्र हैं चंद्रसेन। क्लियर? ये चंद्रसेन छोटे पुत्र थे, तबकि राम और उदय सिंह बड़े पुत्र थे। राम और उदय सिंह को उत्तराधिकारी घोषित ना करके मालदेव ने अपने चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित किया। राम और उदय सिंह इनसे नाराज हो गए।
राम और उदय सिंह इनसे नाराज हो गए। तो ध्यान रखना, नाराज हुए तो राव चंद्रसेन और अपने जो भाई हैं उदय सिंह, इन दोनों के बीच में एक युद्ध भी हुआ था, लोहावट का युद्ध। यही पॉइंट नंबर 2 कह रहा है। राव चंद्रसेन ने फिर क्या हुआ कि राम और उदय सिंह अकबर की शरण में चले गए। अकबर की शरण में चले गए तो पहले से ही नागौर दरबार हुआ, तो उस समय राम और उदय सिंह तो पहले से ही अकबर की शरण में बैठे हैं। तो ये गलत है। राव चंद्रसेन खुद जाने का प्रयास करेगा, लेकिन अपने भाइयों को वहां उपस्थित देखकर ये शामिल नहीं होगा। आप सब जानते हो इस बात को। तो ये पॉइंट नंबर 3 है मेरे दोस्तों, एकदम गलत है। 1 नंबर सही था, 2 नंबर भी सही था, 3 नंबर गलत है। पॉइंट नंबर 4, राव चंद्रसेन को इतिहास में मारवाड़ का महाराणा प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना कि राव चंद्रसेन है, राव चंद्रसेन है, इनका जन्म हो रहा है 1541 में, जबकि महाराणा प्रताप का जन्म कब हो रहा है? 1540 में। लेकिन राव चंद्रसेन 1562 में राजा बन चुके हैं और महाराणा प्रताप 1572 में राजा बनेंगे। दोनों के राजा बनने में कितना वर्ष का अंतर है? 10 वर्ष का। देखिए, राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप से 1 साल छोटा था, क्योंकि 1541 में जन्म हुआ है, उनका 1540 में, लेकिन राजा बनने में 10 साल पहले बन गए 1562 में। इसलिए राव चंद्रसेन ने पहले मुकाबला किया है, महाराणा प्रताप की वजह पहले मुकाबला किया है। किससे? अकबर से। और वे काम किया है जो मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने किया है। इसलिए इन्हें महाराणा प्रताप कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। फिर भी ज़्यादा कोई विशेष चर्चा नहीं होती, इसलिए भूला बिसरा राजा कहते हैं। तो दोस्तों 1 नंबर सही था, 2 नंबर सही था, 3 में गड़बड़ यहाँ थी, भेजे नहीं थे, पहले से उपस्थित थे, और पॉइंट नंबर 4 भी बिल्कुल सही था। बताइए कोई समस्या हो तो। राजा बना सामान्य बात है। लोहावट का युद्ध, देखिए दोस्तों, लोहावट के युद्ध की हम बात करें तो लोहावट का युद्ध, ये जो उदय सिंह और राम हैं, ये दोनों भाई नाराज हैं पहले राव चंद्रसेन से। तो ध्यान रखना, इनके बीच में जो युद्ध होगा, अपने भाई उदय सिंह से युद्ध करेंगे, जिन्हें मोटा राजा उदय सिंह कहा जाए, कि वो बहुत मोटे थे। अकबर ने इन्हें मोटा राजा की उपाधि दी थी। तो लोहावट के युद्ध में ये क्या होंगे? उदय सिंह पराजित होंगे। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और लोहावट कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि लोहावट का मैदान कहाँ है या युद्ध कहाँ हुआ? जोधपुर में। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 38 की कहानी थी। और आपको पता है 3 नंबर गलत है। 3 नंबर गलत है तो से हमारा क्या बनेगा? सही ऑप्शन बनेगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 की हम बात करें। राव चंद्रसेन का निधन 11 जनवरी 1581 ईस्वी को पाली जिला पाली की सारण पहाड़ियाँ यानी सचियात में हुआ था। बिल्कुल दोस्तों सही है, यही इनका निधन हुआ और 11 जनवरी को हुआ था। ऐसा माना जाता है कि राव चंद्रसेन को सामंत बैरसल ने जहर देकर मारा था। दोस्तों ये भी सही है, मैं भी बताऊंगा आपको। पॉइंट नंबर 3, राव चंद्रसेन के निधन के बाद 1581 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक अकबर ने जोधपुर को खालसा घोषित किया था। मेरे दोस्तों ये भी सही है। पॉइंट नंबर 4, राठौड़ शासक उदय सिंह को अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी। मैंने अभी बहुत विस्तार से आपसे चर्चा की थी कि उदय सिंह बहुत मोटा था और शरण में जा चुका है अकबर के, तो अकबर ने इन्हें मोटा राजा की उपाधि दी थी। इसका मतलब पॉइंट नंबर 4 भी सही है। और अगर चारों सही हैं तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा? द। क्या बनेगा? द। देखिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। 1 नंबर, राव चंद्रसेन का निधन पाली की सारण की पहाड़ियों में हुआ। वहीं इनकी छतरी बनी हुई है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। हम लोग जो जानना चाह रहे हैं वे जानना ये चाह रहे हैं कि 2 नंबर जो पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि राव चंद्रसेन को सामंत बैरसल ने जहर दिया था, जहर देकर मारा था। हाँ बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि जोधपुर राज्य की जो ख्यात हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि सामंत बैरसल और राव चंद्रसेन के मध्य विवाद था। तो हुआ क्या कि ऐसा माना जाता है कि राव चंद्रसेन को भोजन पे बुलाया था, और भोजन पे तब उनको बुलाया था, ऐसा माना गया कि सामंत बैरसल ने ये कहा, राव चंद्रसेन की सेवा में चली जाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरे घर आकर वे भोजन करें। और बताया जाता है इसी भोजन में उन्होंने जहर मिला दिया
और इस जहर के कारण इनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, हो सकता है आपके लिए अनसुनी कहानी हो, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के पॉइंट को लिखा है। देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 जो कहेगा उससे भी मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि 1581, कब, 1581। देखिए ये जो राव चंद्रसेन है, राव चंद्रसेन, निधन कहाँ हुआ है, पाली में, ठीक है, सारण की पहाड़ियों में। राव चंद्रसेन 1581 में इनका निधन हो गया। क्लियर। अब ध्यान रखना, राव चंद्रसेन का पुत्र राजा नहीं बनेगा, क्योंकि राव चंद्रसेन का भाई है एक उदय सिंह। क्या नाम है, उदय सिंह। ये उदय सिंह पहले से ही अकबर की शरण में है, और इसका नाम क्या हो गया, उपाधि देगा मोटा राजा। अकबर देगा तो मोटा राजा उदय सिंह हो जाएगा। अकबर ये दर्शाना चाहता था कि मारवाड़ की जनता को या राजपूताना प्रदेश को ये पता होना चाहिए कि आपका राज्य सीधा केंद्र के नियंत्रण में आ सकता है, और राज्य पर सीधा केंद्र का नियंत्रण हो जाए, वहां कोई राजा ना रहे, तो दोस्तों उसे बोलते हैं खालसा। क्या बोलते हैं, खालसा। तो अकबर ने जोधपुर को 1581 में खालसा घोषित किया और 2 वर्ष तक रहा, यानी 1583। ध्यान रखना, 1581 से 1583 तक जोधपुर में कोई राजा नहीं रहेगा, इसलिए राव चंद्रसेन 1581 में खत्म हुए। अब अगला इनका भाई मोटा राजा उदय सिंह, जो कि अकबर की कृपा से मारवाड़ की गद्दी पर बैठेगा, उनका शासनकाल 83 शुरू होगा। 2 साल का गैप आएगा। क्यों आएगा, आप किसी को आराम से बता देना। 2 साल का गैप इसलिए आ रहा है भाई, क्योंकि अकबर के सीधा नियंत्रण में जोधपुर था, और ये समय चला 1581 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक। क्लियर। बताइए कोई समस्या। मोटा राजा की उपाधि कौन दे रहा है, अकबर। देखिए दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसे सवाल ही हैं जो आपको गलतियां करने से बचा सकते हैं। ये सवालों की प्रैक्टिस आप करेंगे तो निश्चित तौर से आप सफल पक्का होंगे, और आपके क्वेश्चन हल करने की आप में जो काबिलियत है विकसित होगी। और ध्यान रखना, आप कोई भाग्य के चक्कर मत बैठे रहना। कोई अपना भाग्य साथ लेकर नहीं आता है, सबको भाग्य यही बनाना पड़ता है। भाग्य पर नहीं टिका रहना आप लोगों को। ध्यान रखना, भाग्य कोई साथ लेकर नहीं आता मेरे दोस्तों। जो मेहनत करेगा वे अपना भाग्य यही बना लेगा, जो मेहनत करने वाले नहीं दोस्तों वे बाहर निकल जाएंगे। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है ना। यदि भाग्य को आना पड़ेगा तो बिल्कुल, यदि आप लोग मेहनत करेंगे, ताकत लगाएंगे, बहुत समय देंगे अपनी पढ़ाई को और एकाग्र पढ़ेंगे, तो ये तय मानना आपका भाग्य को आना पड़ेगा। और आपको RS SI टीचर कांस्टेबल पटवार जो भी आप तैयारी करें, उस भाग्य को बनाना पड़ेगा। इसलिए भाग्य को बदलना है, भाग्य को बनाना है। और भाग्य हमारा क्या है कि हमें RS SI जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका जॉब पकड़ना है। तो मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से आपको मेहनत करना है, मुसीबतों से लड़ना है। और मुसीबत आने पर ध्यान रखना, एक पॉइंट होता है जहां से कुछ लोग यू टर्न हो जाते हैं, कुछ आगे निकल जाते हैं। मुसीबत हर इंसान के पीछे आती है, और ध्यान रखना, तब आप पे मुसीबत आई है तो निश्चित तौर से मानना यहीं से आपका तकदीर बदलने वाला है। यानी एक संकेत है कि आपका तकदीर यहीं से बदलेगा। और आप ये तय मानना कि दोस्तों आपको त्याग करना पड़ेगा। सफलता आपका त्याग मांगती है। अगर सफलता त्याग नहीं मांगती तो दोस्तों ध्यान रखना, इस दुनिया का हर आदमी IPS IAS पटवार कांस्टेबल होता, लेकिन नहीं है, क्योंकि उन्होंने त्याग नहीं किया। तो ये आप लोग ध्यान रखना। आप अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, हथियार मत बनने दीजिए मुसीबत को। दोस्तों इसे पॉजिटिव लीजिए और आप मेहनत कीजिए। मुझे पता है जोर आपको आ रहा है, बहुत ज्यादा जोर आ रहा होगा, लेकिन ये जो जोर है आपको ताकत लगानी पड़ेगी। दोस्तों लगाइए। कुछ बच्चे थक गए होंगे कि सर इतने क्वेश्चन और ये भी 4-4 पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, तो निश्चित तौर से मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको टिका रहना है, आपको इसका सामना करना है। चलिए आगे देखिए। गुस्सा तो नहीं आ रहा मेरे ऊपर? क्या पता गुस्से कर रहे होंगे। कर लीजिए भाई, मैं आपको दिखाई थोड़ी दे रहा हूँ, मैं आपको दिखाई दे नहीं रहा। कर लीजिए किस पे गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। दिखाई दूंगा जरूर मैं आपको, लेकिन ये कोरोना महामारी के बाद ही दिखाई दूंगा। तो स्थिति सामान्य हो जाएगी, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब। क्वेश्चन नंबर 40 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नंबर 1, राठौड़ शासक सूर सिंह को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी। दोस्तों बिल्कुल सही है कि राठौड़ शासक सूर सिंह को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी। यह बात बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 2,
महाराजा जसवंत सिंह का बड़ा भाई अमर सिंह राठौड़ नाराज होकर शाहजहां की शरण में चला गया, जिसे शाहजहां ने नागौर परगना जागीर में दिया था। मेरे दोस्तों, ये भी सही है। पॉइंट नंबर 3, मुगल बादशाह औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को 1659 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। दोस्तों, ये भी ध्यान है, ये सही है। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कौन से राजा को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि सवाल ऐसे पूछ लेगा महाराजा जसवंत सिंह को निम्न में से किस प्रांत का सूबेदार नियुक्त नहीं किया गया। क्योंकि सूबेदार का मतलब होता है कि उस समय जो राज्य होते थे, राज्यों को हम सूबा बोलते हैं, और सूबे के मालिक को हम सूबेदार बोलते थे मुगल काल में। क्लियर? मुगल काल में जो राज्य है, राज्य को हम सूबा बोलते थे, और सूबा के मालिक को हम लोग क्या बोलते थे? सूबेदार। प्रांतों को सूबा और सूबा का मालिक सूबेदार। क्लियर? बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 4। दोस्तों, पॉइंट नंबर हम 4 की बात करें तो ध्यान रखना कि ये गलत है। क्यों गलत है? कि महाराजा जसवंत सिंह का निधन 28 नवंबर 1678 ईस्वी को हुआ था। बिल्कुल हुआ था, लेकिन कंधार में नहीं हुआ। कंधार में नहीं हुआ। अगर इनके हम निधन की बात करें, महाराजा जसवंत सिंह के हम निधन की बात करें, तो इनका निधन कंधार में नहीं हुआ था। इनका निधन हुआ है जमरूद में। जमरूद, और जमरूद पड़ता है अफगानिस्तान में। दोस्तों, कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। तो जमरूद अफगानिस्तान में इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। इसलिए पॉइंट नंबर 4 गलत है। और पॉइंट नंबर यदि हमारे पास में 4 गलत है तो इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा? 1, 2 और 3। समझ में आया? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 1 घंटे का पार्ट बन चुका है, इसलिए हमें क्वेश्चन नंबर 40 को बहुत जल्दी से सुलटाना है। देखिए, राठौड़ शासक सूर सिंह को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी। बिल्कुल ये बात सत्य है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। महाराजा जसवंत सिंह का बड़ा भाई, ये थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखिए, इसकी जो कहानी बनेगी मैं बता देता हूँ आपको। महाराजा गज सिंह, महाराजा गज सिंह, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्हें जसवंत सिंह का पिता आता है? पिता का क्या नाम है? आप खुद परखिए अपने आप को। महाराजा गज सिंह। महाराजा गज सिंह के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम अमर सिंह राठौड़ था। क्या नाम था दोस्तों? अमर सिंह राठौड़। और छोटे पुत्र का नाम जसवंत सिंह था। ये समझ में आ गया? यानी बड़े पुत्र कौन है हमारे पास में? अमर सिंह राठौड़। और छोटे पुत्र कौन है? जसवंत सिंह। गज सिंह ने अमर सिंह राठौड़ को गद्दी पर नहीं बिठाया, क्योंकि उद्दंड प्रवृत्ति का मानता था इनको। जसवंत सिंह छोटे थे, लेकिन जसवंत सिंह को गद्दी पर बिठाया। अब मुझे बताइए, अमर सिंह राठौड़ नाराज होगा कि नहीं होगा? तब अमर सिंह राठौड़ नाराज होगा तो आपको पता है, कभी भी कोई भाई नाराज हो रहा है राजा का तो सीधा दिल्ली भागता था। और इस परिस्थिति में दिल्ली का मुगल बादशाह है, उनका नाम क्या है? शाहजहां। शाहजहां के पास गए, शाहजहां ने इनको शरण दी, और अमर सिंह राठौड़ को जो नागौर है, नागौर का जो परगना है, वे क्या दिया था? जागीर में दिया था। ये दोस्तों आपका पॉइंट नंबर जो कह रहा है वे आपका 2 कह रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 और कोई विशेष बात नहीं है। पॉइंट नंबर 4 की हम बात करें तो महाराजा जसवंत सिंह का निधन हुआ 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जरूर हुआ था, किंतु निधन इनका कहाँ हुआ? अफगानिस्तान में हुआ। और आप सब जानते हो कि औरंगजेब ने इनके निधन पर यह भी कहा था, मृत्यु पर यह भी कहा था कि दरवाज़े कुफ्र शिकस्त, यानी आज मजहब विरोध का दरवाज़ा टूट चुका है। आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट चुका है। ये कहानी इनके बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों 1 घंटा हो चुका है। 40 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। अभी मेरा प्रयास ये था कि 15 क्वेश्चन थे मारवाड़ से संबंधित, तो 5 क्वेश्चन और सुलटाता, लेकिन समय हो गया है 1 घंटे का। ज़्यादा लंबा वीडियो खींचने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना? तो समय हो गया है, तो इसे हम लोग यहीं रुकेंगे। अब रहा मेरा वे पॉइंट जो मैं आपसे कह रहा था। दोस्तों, मैं आपसे कह रहा था कि 3 क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा, वे 3 क्वेश्चन होंगे जो वे आपके कथन पर आधारित होंगे। किस पर आधारित होंगे? कथन पर आधारित होंगे कि कौन सा कथन किसने कहा है, कौन सा कथन किसने कहा है। 3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, और तीनों क्वेश्चनों का जो उत्तर बनेगा वे उत्तर मैं आपको अभी नहीं दूंगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, क्या आंसर होगा, और आप लोग जरूर इसके लिए अपना उत्साह दिखाएं।
कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आपका उत्तर लिखें। 3 जो हैं आपके 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहले तीनों का जवाब कौन सही देता है, आप पहले दीजिए बाद में दीजिए, लेकिन आप दोस्तों जवाब जरूर देना है। 3 क्वेश्चन हम प्रत्येक पार्ट में उठाएंगे। तो आपकी जो समस्या बराबर मुझे बता रहे थे कि कथन से संबंधित जो सवाल आएंगे सर, उन पे आप लोग एक पार्ट बना दीजिए। कोई पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है हमें, मैंने क्वेश्चन उठा दिए ना, क्वेश्चन उठा दिए। और यदि 3-3, 4-4 क्वेश्चन हम उठाएंगे 10-15 पार्ट में, तो दोस्तों 30-40 कथन आप तक पहुंच जाएंगे। तो पक्का मेरे से वादा कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, हौसला जरूर बढ़ाना है। और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नूर बेटा, उस वक्त में खुदा की इबादत में था, परंतु जब उदारता तथा वीरता बट रही थी, तब मैं नूर के बदले इन्हीं 2 चीज़ों को मांग लाया। सो मांगने वाले को जवाब और शत्रु को पीठ कभी नहीं देता हूं। सही क्या है आप लोगों को बताना है। नंबर 2, यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। ये बात किसने कही, आपको बताना है। पॉइंट नंबर 3, जोधपुर सरकार ने नाजियों जैसा दमन शुरू किया है। नागरिक स्वतंत्रता का दमन ही तो नाजीवाद है। ये कथन किसका है? और ये कथनों से सवाल भी आएंगे दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले एग्जामों में। तीनों का कमेंट करके आपको बताना है। तीनों का क्वेश्चन कोष्टक में लिख देना, आगे डैश लगा के जो भी ए शैद जो भी आता है कॉमा लगा के उनको लिख देना और जरूर आंसर देना। अगले वीडियो में मैं जो पहले सबसे पहले आंसर देंगे उनकी भी चर्चा करूंगा, नाम लूंगा कि भाई किस किस ने आंसर दिए हैं, और देखते हैं किस तरीके से आपके आंसर आते हैं, और उससे मैं इनका जवाब बता दूंगा। और अगले पार्ट में फिर आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऐसे आप लोगों को ये पॉइंट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये पार्ट आपका यहाँ तक है। ध्यान रखना है आप लोगों को कि आपको कभी भी आलस्य का त्याग करना है। आलस्य का त्याग करना है विद्यार्थी। आलस से किसको जीत मिली है बतला दे। आलस के घर आके देखो, अनगिनत मकड़ी के जाले हैं। यानी जिनके घर आलस है, साफ सफाई नहीं होती है, उनके घर आप आके देखे दोस्तों, आके देखेंगे तो उनके तो घरों में अनगिनत जाले हैं। यानी आलस्य से किसी को भी जीत नहीं मिली। तो आलस्य त्यागना है और आपको अपना काम करना है। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार सभी को, राम राम।